पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इम्पीरियल प्रिसेप्टर छिन्मू से मिलता है और उन दोनों के बीच कुछ देर बातें चलती है। बाद में इम्पीरियल प्रिसेप्टर स्कॉलर रेजिडेंस से चला जाता है। उसके बाद छिन्मू यूनिटी टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए दौड़ रहा था। अब आगे देखेंगे। भले ही छिन्मू उड़ने जैसी गति से दौड़ रहा था, उसका मस्तिष्क फिर भी लगातार सोच में डूबा हुआ था, पहले से कहीं अधिक सक्रिय। भले ही उनकी इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर से अधिक बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उस मुलाकात ने उसके दिमाग को असाधारण रूप से प्रेरित कर दिया था। एक अनुपम प्रतिभा से मिलना व्यक्ति को उत्साहित कर देता है या फिर उस पर दबाव डालता है और उसे और ऊंचाई पर ले जाता है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर के लिए यह केवल एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन चिन्मू के लिए इसका अर्थ असाधारण था। इस दंतकथा समान व्यक्ति के सामने खड़ा होना ही एक महान साहस की बात थी, और उससे बात करते समय अपनी सारी बुद्धिमत्ता को एकाग्र करना आवश्यक था। बुद्धिमान लोगों से वार्तालाप व्यक्ति की बुद्धि को तेज करता है, जबकि साधारण लोगों की संगति व्यक्ति को साधारण बना देती है। चिन्मू ने इस अवसर का उपयोग किया जहां वह इंपीरियल प्रिसेप्टर से बात कर रहा था, ताकि अपनी बुद्धि को शीर्ष स्तर तक पहुंचा सके और इस अवसर पर यूनिटी टेक्निक को पूर्ण कर सके। अचानक उसके कदम धीमे पड़ गए और उसका वाइटल खे नए और सुधरे हुए ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक के माध्यम से प्रवाहित होने लगा। अब ये तकनीक वही यूनिटी टेक्निक बन चुकी थी, जिसे उसने विभिन्न उत्कृष्ट तकनीकों को मिलाकर बनाया था, जिनका वर्णन ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में था। पहले की ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक में कोई विशेष गुण नहीं था, वह केवल अन्य तकनीकों और कौशलों को प्रयोग में लाने का आधार था। इसकी शक्ति उन तकनीकों से कम थी जिनमें अपने आप में दिव्य कलाएं, डिवाइन आर्ट्स, सम्मिलित थीं। जैसे थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स को पूर्ण रूप से चलाने के लिए रूलेज महायाना सूत्रा की आवश्यकता होती थी, सीक्रेट्स ऑफ मूविंग रेन के लिए ब्लैक टॉर्टोइस वाटर कंट्रोल टेक्निक चाहिए होती थी, और सीक्रेट्स ऑफ रोलिंग थंडर एंड फ्लेम्स के लिए वर्मिलियन बर्ड फायर कंट्रोल टेक्निक आवश्यक थी। लेकिन ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक स्वयं केवल एक तकनीक थी, उसमें कोई दिव्य कला शामिल नहीं थी। अब छिन्मू ने इस कठिनाई का समाधान कर लिया था। नई ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक और भी अधिक व्यापक बन गई थी। अब वह इस एक तकनीक से जादू, तलवार कला और युद्ध कौशल तीनों को समान शक्ति से प्रयोग कर सकता था। ये वही सिद्धांत था जिसे ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में यूनिटी टेक्निक कहा गया है। हर हेवनली डेविल कल्ट के कल्ट मास्टर की अपनी एक अलग यूनिटी टेक्निक होती थी, और यंग पैट्रियार्क का मूल विचार था कि छिन्मू दोनों यूनिटी टेक्निक और ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक को एक साथ साधे। भले ही प्रगति धीमी हो, लेकिन वह दोनों के लाभ एक साथ प्राप्त कर सके। पर चिन्मू ने अलग मार्ग चुना। उसने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक को ही सुधार कर यूनिटी टेक्निक बना दिया। अब यह तकनीक शरीर और आत्मा दोनों का परिष्कार करती थी। उसका वाइटल ची अब उसकी त्वचा, नसों, अस्थियों, यहाँ तक कि रगों और बालों तक पहुंच रहा था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक सूखी धरती की तरह था, जो लंबे समय से वर्षा के बिना था। अब वह ऊर्जा और पोषण को अत्यधिक गति से सोख रहा था। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस। 3 कंडीशंस तकनीक में 9 बार वाइटल ची और शरीर के रूपांतरण और 3 स्थितियां होती हैं। 1. Bones inseparably close. 2. Body like iron. 3. Body like mountain. छिन्मू अब पहले रूपांतरण और पहली स्थिति पर ही था। अनजाने में आधा दिन बीत गया, और जब वह फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स पहुंचा, एक सचिव ने उसे देखकर कहा, एकेडमिशियन छिन, जल्दी विश्राम कीजिए, नहीं तो आप अधिक जीवित नहीं रहेंगे। तभी हवा चली और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। वह पत्थर जैसे दुबले पतले हो गया था। उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ, उसकी शरीर की ऊर्जा अत्यधिक तेजी से समाप्त हो चुकी थी। नई ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक में एक बड़ा खतरा था। इसकी गति इतनी तेज थी कि उसने ये भूल गया कि शरीर शोधन, बॉडी रिफाइनमेंट अपनी ही ऊर्जा से होता है, और जब वह ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो शरीर टूटने लगता है। वह पहले ही 5 एलिमेंट्स realm में था, लेकिन केवल 4 घंटे में उसकी जीवन ऊर्जा खत्म हो गई। वह तुरंत तकनीक रोकता है और औषधि तैयार करने के लिए भागता है। रास्ते में ही वह अद्भुत गुप्त गति से स्पिरिट पिल्स तैयार करता है। जब वे तैयार हुईं तो हर गोली से हल्की सी बुढ़ा वॉइस सुनाई दी। वह सब गोलियां खा लेता है और गिरते गिरते कहता है, हेल्प मी कैटलाइज द मेडिसिनल एनर्जी। फिर बेहोश हो जाता है। जब वह जागा तो उसे महसूस हुआ कि औषधि की ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। उसका शरीर अब जीवित बचा था।
लेकिन भीतर की कमजोरी बनी रही। उसने समझ लिया यह ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक अत्यंत शक्तिशाली तो है, परंतु अत्यधिक खतरनाक भी। यदि वह समय रहते औषधि नहीं बनाता तो वह मर जाता। अब वह सोचने लगा, यदि मैं इस तकनीक की गति को स्थिर नहीं कर सका, तो इसे साधना मेरे लिए घातक है। तभी हुलिंगर चिंतित होकर आती है और ड्रैगन चिलिन खिड़की से झांक रहा था। चिन्मू मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। बस कुछ खाना चाहिए। हुलिंगर बोली, यंग मास्टर हरे बैल को खाना चाहेंगे? ड्रैगन चिलिन ने उत्साहित होकर कहा, पीछे के पहाड़ में एक जंगली बैल है, मैं पकड़ लाऊं? हुलिंगर हंस पड़ी, रुको, बिग ड्रैगन, चलो कुछ और ढूंढते हैं। जेड ड्रैगन लेक में कुछ बड़ी मछलियां हैं, कई गज लंबी। ड्रैगन चिलिन ने गर्व से कहा, मैंने भी उन पर नजर रखी थी। मैं बहुत अच्छा तैरता हूँ, कई दिन तक पानी में रह सकता हूँ। दोनों उत्साह से जे ड्रैगन लेक की ओर दौड़े। झील के पार एक डाओइस्ट ने उन्हें देखकर पुकारा, अरे वो सिंगा, झील में मत नहाओ, और वो लोमड़ी, उसे रोक लो। हुलिंगर चिल्लाई, बिग ड्रैगन, तेजी से और तेजी से। ड्रैगन किलिन झील में गोता लगाकर लहरें उठाने लगा। झील के किनारे मौजूद दाववादी तुरंत अपने हाथ में झाड़न लेकर दौड़ा। उसने उसे झील की ओर झटका, और झाड़न के असंख्य रेशे एक विशाल मछली पकड़ने वाले जाल की तरह झील पर फैल गए, जिससे वह ड्रैगन किलिन को पकड़ सके। धड़ाम, झील की सतह जोर से कांपी और दाववादी करा उठा। उसके हाथ में अब सिर्फ छाड़न का हैंडल बचा था। वह तुरंत समझ गया कि वह उस ड्रैगन किलिन का मुकाबला नहीं कर सकता। डर के मारे वह मुड़कर भागने लगा और चिल्लाया, दानव, तुम लोग शाही परिवार की जे ड्रैगन लेक में नहाने की हिम्मत रखते हो और मुझ पर हमला करने की भी। बस अब तुम्हें मारा जाएगा। थोड़ी देर बाद इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर्स हॉल ऑफ प्योर योर यांग से निकलकर स्कॉलर्स रेजिडेंस की ओर लौट रहे थे। आज डाओइस्ट लिंग यन का लेक्चर था, जो पवित्र यांग के स्तर तक अपनी ची साधना को पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन स्कॉलर्स अभी आधे रास्ते में ही रुके और स्तब्ध होकर पीछे देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक विशाल लाल मछली हवा में उड़ रही थी। उसके पूरे शरीर पर लाल स्केल्स थे और सिर पर ड्रैगन जैसे सींग उगे थे। वर्षों तक 9 ड्रैगनों की ची को सोखने के कारण उस मछली का सिर आधा ड्रैगन बन चुका था। एक भयानक हाफ फिश हाफ ड्रैगन जीव, जिसके मुंह में रेजर जैसी धारदार दांत थे। अब वह मछली जो वाइटल से बंधी हुई थी और एक दानवी हवा उसे स्कॉलर्स रेजिडेंस की ओर खींच रही थी। मछली के पीछे एक विशाल ड्रैगन किलिन पानी झाड़ता हुआ भाग रहा था। उसके सिर पर एक सफेद रंग की लोमड़ी खड़ी थी, जो अपनी डीमन विंड से मछली को उठा रही थी। ड्रैगन किलिन स्कॉलर्स रेजिडेंस में घुसा और मछली को धड़ाम के साथ चिन्मू के आंगन में फेंक दिया। छोटी लोमड़ी ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। एक स्कॉलर ने हैरान होकर कहा, वो मछली तो जेड ड्रैगन लेक की फिश किंग लगती है। रेड ड्रैगन कार्प, वही जो सम्राट नए साल के भोज में परोसा करते हैं। दूसरे स्कॉलर ने सिर हिलाया, मेरे पिता को पिछले साल सम्राट ने उस मछली के सूप का स्वाद चखने दिया था। वे आज तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन वो तो सिर्फ 1 फुट लंबी थी। ये तो वे आगे कुछ कहते उससे पहले ही उन्होंने देखा कि छिन्मू के कमरे का दरवाजा फिर खुला। सफेद लोमड़ी बाहर निकली, इधर उधर देखा, फिर दौड़कर एक शहतूत के पेड़ तक गई और अपनी डीमन विंड से पेड़ काट दिया। उसने उसी हवा से लकड़ी के टुकड़े किए और उन्हें छिन्मू के आंगन में वापस ले गई। थोड़ी ही देर में छिन्मू के आंगन से धुआं उठने लगा। स्पष्ट था कि लोमड़ी और ड्रैगन किलिन मछली भून रहे थे। स्कॉलर्स एक दूसरे को देख रहे थे। कुतिंग ने बुदबुदाया, वो तो मंगचिंग शान का लगाया एम्बिशन ट्री था। स्कॉलर्स को छान की प्रेरणा देने के लिए लगाया गया था। थोड़ी देर बाद पूरे स्कॉलर्स रेजिडेंस में भुनी मछली की खुशबू फैल गई। सबके मुंह में पानी आने लगा। किसी ने फुसफुसाया, इंपीरियल ले की मछली मार दी, एम्बिशन ट्री काट दिया, ये तो बगावत है। यंग मास्टर, हाउस द टेस्ट? आंगन से चिन्मू और हुलिंगर की बातें सुनाई दी। चिन्मू मुस्कुराया, काफी ठीक है, बस इसे मैरिनेट नहीं किया गया था। अगर एक दिन के लिए मैरिनेट किया होता तो स्वाद और भी बढ़िया होता। वैसे मुलबेरी की लकड़ी से भूनने से इसमें मीठी और खट्टी खुशबू आई है। और ड्रैगन खिलना के पास बैठकर मछली खा रहे थे। चिन्मू को अचानक ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में एक विचित्र तकनीक याद आई, स्पिरिट रिटर्निंग पिल ग्रेट सप्लीमेंट टेक्निक। उसने तुरंत अपनी वाइटल ची से उस तकनीक को चलाया ताकि भोजन जल्दी पच सके। जल्द ही उसका पेट खाली हो गया और वह फिर खाने लगा। यह तकनीक बेहद अजीब थी। इसका मुख्य तरीका था खाना। इस तकनीक से कोई भी भोजन ऊर्जा में या फिर सीधे वाइटल ची में बदल जाता था। इससे शरीर और आत्मा दोनों मजबूत होते थे, इसलिए इसे स्पिरिट रिटर्निंग पिल ग्रेट सप्लीमेंट टेक्निक कहा जाता था।
अब जब छिन्मू का शरीर पूरी तरह थक चुका था, यह तकनीक उसके लिए वरदान थी। उसने पूरी शक्ति से खाना शुरू किया और उसका सूखा हुआ शरीर धीरे-धीरे मांसल होने लगा। हुलिंगर और ड्रैगन किलिन कुछ देर बाद हार मान गए, लेकिन छिन्मू तब भी खाते रहे। दरवाजे पर दस्तक हुई। हुलिंगर ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर वेयोंग था। उसने सूंघते हुए कहा, वाह! दोपहर के खाने का सही वक्त है और यहाँ से इतनी शानदार खुशबू आ रही है। क्या बात है छिन भाई, तुम तो लक लकड़ी के टुकड़े जैसे हो गई। बकवास मत करो। चिन्मू हंसा और उसे बैठने को कहा। वेयोंग ने मछली का एक टुकड़ा खाया और दंग रह गया। अरे! ये तो इंपीरियल फीस्ट की चीज़ है। लेकिन तुम इतने दुबले कैसे हो गए? चिन्मू ने बताया। साधना में गलती कर दी थी, जान जाते-जाते बची। वेयोंग ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो ड्यूक्स मैनर में अफरा-तफरी मच जाती। वैसे सुनो, चांसलर बाशैन और ग्रैंड चांसलर गू की कल जबरदस्त लड़ाई हो गई। सम्राट को खुद बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन छिनमू तब भी खा रहा था। उसके शरीर में मांस बढ़ने लगा और जल्द ही वह पहले से ज़्यादा मजबूत दिखने लगा। जब पूरी मछली खत्म हुई तो सिर्फ 10 गज लंबी हड्डी बची थी। वेयोंग ने आश्चर्य से पूछा, इतनी शानदार मछली कहाँ से खरीदी? छिन्मू बोला, जेड ड्रैगन लेक से निकाली। वेयोंग हक्का बक्का रह गया। इंपीरियल कॉलेज वाली जेड ड्रैगन लेक? हुलिंगर ने सिर हिलाया। हाँ, बिग ड्रैगन ने सबसे बड़ी मछली पकड़ी। वेयोंग का चेहरा फक पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, एम्बिशन ट्री, जो मैंने आते वक्त सिर्फ ठूंठ के रूप में देखा, क्या तुम लोगों ने? हुलिंगर ने भोलेपन से कहा, अरे, उस पेड़ का नाम भी था। वेयोंग ने निराश होकर बड़बड़ाया। एम्बिशन ट्री काट दी और जे ड्रैगन लेक की मछली भून डाली। अब अगर सम्राट ने सुना तो सिरों की गिनती कम पड़ जाएगी। मैंने कभी यहाँ कदम भी नहीं रखा। कभी नहीं। एक फॉक्स डीमन और एक ड्रैगन हेड लायन जेड ड्रैगन लेक में हंगामा मचा रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने झील में नहाया, बल्कि उन्होंने तुम्हें भी पीट दिया। गुलिनवन अभी अभी महल से लौटा ही था कि जेड ड्रैगन लेक की रखवाली कर रहे टाओइस्ट ने आकर शिकायत की। गुलिनवन का दिल जोर से धड़क उठा और वह चिल्लाया, रेड ड्रैगन कार्प्स में से फिश किंग को उस ड्रैगन लायन ने पकड़ लिया। ये फॉक्स डीमन और ड्रैगन लायन किसके हैं जिनकी इतनी हिम्मत है? मुझे इस पद पर आए बस 1 महीना हुआ है और ये मुसीबत आ गई। कौन मुझे टाइट शूज पहनाने की कोशिश कर रहा है? वह भी ये सोच ही रहा था कि कोई और आकर बोला, ग्रैंड चांसलर, इंपीरियल कॉलेज के एकेडमिशियन चिन की फॉक्स ने एम्बिशन ट्री काट दिया और उसी पर उस मछली को भूनकर खा लिया। वह मछली जेड ड्रैगन लेक की फिश किंग लगती है जिसे भूनकर खा लिया गया। इंपीरियल एकेडमिशियन चिन और इंपीरियल स्कॉलर वेयोंग अब उसकी हड्डियां समेट रहे हैं ताकि सबूत मिटा सकें। गुलिनुअन चौंक गया, लेकिन अंदर से खुश हुआ। यह लड़का! मैं तो सोच रहा था कि इसे फंसाने का तरीका क्या हो। अब तो खुद ही मेरे जाल में आ गया। यह अपराध उसे 100 बार सिर काटने लायक बना देता है। अब बादशाह व मूर्ख भी चुप रहेगा। वह बहुत उत्साहित हुआ और बोला, चलो मेरे साथ चलो उन्हें गिरफ्तार करने। हमें सबूत और गवाही दोनों चाहिए। उन्हें टेम्पल ऑफ जस्टिस भेजो, जहां अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे और पूरे परिवार को फांसी दी जाएगी। फिर हम सम्राट को इस बारे में रिपोर्ट भेजेंगे। वह स्कॉलर वेयोंग का क्या? उसे भी गिरफ्तार करो और चिन्मू के साथ सजा दो। कुलिनवन मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कि कौन मुझे टाइट शूज पहना रहा है, पर अब लगता है ये जूते टाइट नहीं, बल्कि परफेक्टली फिट हैं। कुलिनवन और उसके साथी स्कॉलर्स रेजिडेंस पहुंचे, लेकिन चिन्मू वहां नहीं था। वहां सिर्फ एक फॉक्स और एक ड्रैगन चिलिन गहरी नींद में था। कुलिनवन ने ड्रैगन चिलिन को जगाया और पूछा, वो लड़का छिन कहाँ गया? ड्रैगन चिलिन ने धीरे से सिर उठाकर देखा और बोला, वो यहीं था, लेकिन अभी-अभी महल से लोग आए और उसे बुलाकर ले गए। गु लिनुअन बोला, क्या सम्राट को पहले ही बात पता चल गई और उसने उसे फांसी के लिए बुलाया है? वह हंसते हुए बोला, उस लड़के के पास मेरा जूनियर प्रेटर स्वॉर्ड भी है। फांसी तो उसके लिए बहुत आसान मौत होगी। अब खड़े क्या हो, उस फॉक्स और ड्रैगन चिलिन को गिरफ्तार करो। मैं खुद जाकर देखता हूं कि वह कैसे मरता है। इतना कहकर वह जल्दी से निकल पड़ा। बाकी अधिकारियों और जे ड्रैगन लेक के डाओइस्ट ने तुरंत ड्रैगन चिलिन को जंजीरों से बांध दिया। हुलिंगर भागना चाहती थी, पर उसे भी पकड़ लिया गया। गु लिनुआन तेजी से महल पहुंचा और सम्राट से मिलने की अनुमति मांगी। कुछ देर बाद एक गार्ड बोला, हिज मैजेस्टी इंपीरियल गार्डन में है, लॉर्ड गु वहीं जाएं। गु लिनुआन चौंक गया। इंपीरियल गार्डन में ही छिन की फांसी? लगता है सम्राट सच में बहुत गुस्से में है। वह इंपीरियल गार्डन पहुंचा तो वहां हंसी की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि एम्परर यानफेंग एम्प्रेस डोवाजर का हाथ थामे टहल रहे हैं। कुछ अधिकारी पीछे चल रहे हैं और चिनमू एम्प्रेस डोवाजर के पास खड़ा हंसाते हुए कुछ कह रहा है। एम्परर यानफेंग ने गु लिनुअन को देखा और हाथ हिलाकर बुलाया।
ऑफिशियल गू, किस लिए आए हो? गुलिनवन ने कहा, एकेडमिशियन चिन ने ड्रैगन चिलन से जेड ड्रैगन लेक में मछली पकड़वाई और उसे खा लिया। वह झील शाही परिवार का पीने का स्रोत है और रेड ड्रैगन कार्प शाही भोजन है। इतना बड़ा अपराध, ये तो मृत्यु दंड का मामला है, इसलिए मैं सम्राट को रिपोर्ट करने आया हूँ। एम्परर यानफेंग ने चिन्मू की ओर देखा। ऑफिशियल चिन, क्या कहना है तुम्हारा? चिन्मू बोला, मैं सभ्यता की दुनिया से बाहर का व्यक्ति हूँ, मुझे राजधानी के नियम नहीं पता थे, इसलिए मेरी गलती हुई। मुझे नहीं पता था कि जे ड्रैगन लेक शाही संपत्ति है और वहां की मछली खाना मना है। मैं दोषी हूँ, योर मैजेस्टी, उचित दंड दें। एम्परर यानफेंग ने कहा, यह मृत्यु का अपराध है, कानून कानून होता है। बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? कुलीनुआन, योर मैजेस्टी, कानून के अनुसार तो पूरे परिवार को फांसी देनी चाहिए। एम्प्रेस डोवेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, एम्परर, मैं भी सोचती हूँ कि इस छोटे डिवाइन फिजिशियन को फांसी दे देनी चाहिए। एम्परर यानफेंग थोड़ा अचंभित हुआ। माँ, ऐसा क्यों? एम्प्रेस डोवेजर बोली, अगर आप उसे नहीं मारते तो लोग सोचेंगे कि सम्राट एक मछली को इंसान से ज़्यादा अहमियत देता है। अगर आप उसे नहीं सज़ा देते तो लोग सोचेंगे कि पानी और मछली इंसान से ज़्यादा कीमती है। लेकिन अगर आप उसे मार देंगे तो दुनिया जान जाएगी कि सम्राट एक ऐसे डिवाइन फिजिशियन को भी फांसी दे सकता है जिसने रानी माँ की जान बचाई, सिर्फ एक मछली और पानी के लिए। तब लोग समझेंगे कि सम्राट कितना अक्षम है। एम्पर यनफेंग जोर से हंसा। लॉर्ड गू, ऐसी तुच्छ बातों से मुझे परेशान मत करो, वापस जाओ। गुलिनुअन हैरान रह गया। सम्राट ने आगे कहा, जेड ड्रैगन लेक की सुरक्षा तुम्हारे अधीन थी, पर मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तुम इंपीरियल कॉलेज में नए हो और पहले ही चांसलर बाशान से लड़कर मेरा सिर झुका चुके हो। अगर तुम जीतते तो ठीक था, पर हार गए जिससे मेरी बदनामी हुई। अब जाओ और खुद पर विचार करो। गुलिनुअन दुखी मन से लौटने लगा। चिन्मू बोला, कृपया मेरी फॉक्स और ड्रैगन चिलिन को परेशान मत करना। एम्प्रेस दोवाger हंस पड़ी। वो अब उन्हें छुएगा भी नहीं। सम्राट, आपने अभी तक छोटे डिवाइन फिजिशियन को इनाम नहीं दिया। एम्परर यानफेंग ने कहा, माँ, वो पहले से ही इंपीरियल एकेडमिशियन है, छठे दर्जे का अधिकारी। इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अभी वह युवा है, कुछ साल बाद देखेंगे। एम्प्रेस डोवेजर मुस्कुराई। छोटे डिवाइन फिजिशियन, अपने बचपन की बातें सुनाओ। गू लिनुअन क्रोधित मन से लौटा। जेड ड्रैगन लेक के डाओइस ने पूछा, ग्रैंड चांसलर, क्या अपराधी को दंड मिला? गू लिनुअन गर्ज उठा, तेरी दखलंदाजी की वजह से मैं बेइज्जत हुआ। अब जाओ, उस फॉक्स और ड्रैगन चिलिन को छोड़ दो। डाओइस बेबस था। उसने हुलिंगर और ड्रैगन चिलिन को आज़ाद कर दिया, फिर बोला, हमने वेयोंग को पकड़ने भेजा था, लेकिन वह चांसलर बाशान के साथ था, उन्होंने मना कर दिया। अब क्या करें? गुलिनुअन बोला, वह ड्यूक वे के परिवार से है। जी हाँ। तो फिर मुसीबत मत मोल लो। इंपीरियल गार्डन में एम्प्रेस डोवाger और चिन्मू थोड़ी देर और बात करते रहे। चिन्मू ने नब्ज देखी और कहा, एम्प्रेस डोवाger, अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई छिपी मारी नहीं बची। एम्प्रेस डोवाger ने कहा, धन्यवाद। छोटे डिवा लेने लगा। एम्पर यानफेंग मुस्कुराया। मिनिस्टर चिन, जरा ठहरो, मुझसे कुछ बात करें। वह चलते हुए बोला, मेरे इंपीरियल एकेडमिशियन, हेवनली डेविल कल्ट के कल्ट मास्टर, ग्रेट रूइंस के छोड़े हुए व्यक्ति, जेड फेस पॉइजन किंग के शिष्य मिनिस्टर चिन की तो कई पहचाने हैं। चिन्मू चौंक गया। उसे समझ आ गया कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को अगर ये बात पता है तो सम्राट को भी जरूर होगी। एम्पर यनफेंग बोलिए, मिनिस्टर, हेवनली डेविल कल्ट जैसे डेविल पैथ के प्रथम संप्रदाय का कल्ट मास्टर अगर सम्राट का छात्र है तो यह सौभाग्य भी हो सकता है और विपत्ति भी। तुम्हारे अनुसार क्या यह सौभाग्य है या आपदा? चिन्मू मुस्कुराया। यदि डाउसेक का डाउ मास्टर सम्राट सम्राट के अधीन हो जाए तो आप उसे क्या पद देंगे? एम्पर यनफेंग बोला, वह राइचस पैथ का प्रमुख है। मैं उसे अपर फर्स्ट रैंकिंग बनाकर किंग की उपाधि दूंगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। चिन्मू ने पूछा, और अगर ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री का रूले सम्राट के अधीन हो जाए? एम्पर यनफेंग बोला, उसे भी अपर फर्स्ट रैंकिंग दूंगा और प्राइमोजेनेटर की उपाधि। चिन्मू ने कहा, इटर्नल पीस की 3 पवित्र जगहों के मुखिया यदि राजा और प्राइमोजेनेटर बन सकते हैं तो हेवनली सेंट कल्ट का कल्ट मास्टर यदि स्वयं समर्पण करे और फिर भी आप उसे छठे दर्जे का अधिकारी बनाएं तो क्या ये वफादार लोगों के लिए निराशा की बात नहीं? एम्पर यानफेंग थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, तुम सही कहते हो, पर तुम्हारी उम्र अभी कम है, इसलिए तुरंत नहीं बढ़ा सकता, वरना लोग बातें करेंगे। फिर उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारा और गुलिनुअन का झगड़ा है और तुमने उसका जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड भी ले लिया, पर अब तुम हेवनली डेविल कल्ट के कल्ट मास्टर हो, थोड़ा बड़ा दिल रखो। उसे ज़्यादा शर्मिंदा मत करो।
वरना मेरी भी छवि खराब होगी। चिन्मू बोला। योर मैजेस्टी, मैं उसे टाइट शूज़ कैसे पहना सकता हूँ? एम्परर यानफेंग मुस्कुराया। क्या आज ही तुमने उसे टाइट शूज़ नहीं पहनाए? फिर भी चिंता मत करो। कोई इंपीरियल प्रिसेप्टर से ज़्यादा साहसी नहीं हो सकता। अगर मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो तुम्हें भी कर सकता हूँ। मन में शक मत रखना। अब जाओ। चिन्मू महल से निकला और गहरी सांस लेकर राहत महसूस की। अब जब एम्परर और इंपीरियल प्रिसेप्टर दोनों उसकी पहचान जानते थे, तो उसे डर नहीं रहा। 10 दिन बाद चिन्मू के घर में ड्रैगन की लार से बदले गए कॉइन्स के ढेर लग गए थे। बाशान वायोंग और प्रिंस मिन्युए को लेकर यात्रा पर निकलने से पहले कुछ बोरियां उठाकर ले गया और चिन्मू ने कुछ नहीं कहा। इन दिनों चिन्मू ने स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स और एक और स्पिरिट पिल बनाई जो स्पिरिट को पुनः स्थापित करती थी। वह इन्हें बुद्धिस्ट हैंड टेक्निक से बनाता था, जिससे उनमें से बुद्ध की ध्वनि निकलती थी। इसलिए उसने उनका नाम स्पिरिट बुद्धा पिल्स रखा। इंपीरियल कॉलेज में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की तैयारी चल रही थी। स्कॉलर्स को युद्ध क्षेत्र भेजा जाना था। चिन्मू को भी गुलिनुआ ने चुन लिया और कुछ स्कॉलर्स उसे सौंपे। ये स्कॉलर्स 5 एलिमेंट्स realm के थे, जिनकी युद्ध क्षमता बहुत कम थी और डिवाइन आर्ट्स रेजिडेंट्स के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर से काफ़ी पीछे थे। तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।